नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। आज अपन रिवाइव शॉर्ट नोट सीरीज़ में आरसीसी में अपन ने सबसे पहले आईएएस 456 का पूरा रिवीजन कर लिया था। आज अपन आरसीसी का रिवीजन करते हैं जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट्स मैं रिकमेंड पहले से ही करता आ रहा हूँ कि आप ये वही लोग देखें जिनने अपना पूरा रिवीजन कर लिया है और बस अब उनका पूरा डिटेल स्टडी कर लिया, वो अपना रिवीजन कर रहे हो। मैं थोड़ा सा डिले हो रहा हूँ अपलोड करने में क्योंकि वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है मेरे पास और इतना टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है अपकमिंग उनसे पहले मैं आपका ख़त्म कर दूँ। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन आरसीसी में सबसे पहले WS मेथड करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस। इसमें जो डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस होती है x/d इक्वल टू m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST होता है। यहाँ पे m मॉडुलर रेशियो होता है जिसकी वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC होती है, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे अपन डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे, XC 0.4d होता है 250 के लिए, 0.29d होता है 415 के लिए, 0.25d होता है 415 FE 500 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है QBD² होता है। Q की वैल्यू होती है 1/2 सिग्मा CBC J इंटू के। यहाँ पे J होता है 1 - K/3 और K होता है m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, मतलब K एक तरह से ये होता है इसका रेशो, ठीक है। K का वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, इससे J आ जाएगा, J का और K का वैल्यू रख देंगे तो मेरा Q आ जाएगा। Q का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा बेंडिंग मोमेंट यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये जो XC है, जब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो XC आपका डिपेंड केवल किस पे कर रहा है, सिग्मा ST पे। ये एक बार है ना, ये SSC में आ चुका है क्वेश्चन कि XC का डिपेंडेंसी किस पे रहती है, तो ये आप याद रखिएगा। क्योंकि अपन m की जगह 280/3 सिग्मा CBC रखें तो सिग्मा CBC से सिग्मा CBC कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो सिग्मा ST ही बचेगा, ठीक है। अब आगे अपन आते हैं। डबली रेनफोर्स जो होता है लेस इकोनॉमिकल होता है क्योंकि ASC ज़्यादा हाई होता है, ये मैं आगे बता दूंगा कैसे होता है। और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जो सिग्मा CBC है, सिग्मा CBC का वैल्यू कैसे निकालोगे, FCK/3 से। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। ये जो आपको पेपर क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको सिग्मा CBC नहीं दिया जाएगा, तो FCK/3 कर दोगे। ऐसे ही सिग्मा ST के लिए क्या कर दोगे, FY/1.8। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा कहीं मिलेगा नहीं, ये मैंने ही बनाया हुआ है इसलिए याद रखिए, ठीक है। अगर XA का वैल्यू XC से कम है तो अंडर एनफोर्स होता है, इक्वल है तो बैलेंस होता है, ग्रेटर देन है तो ओवर एनफोर्स होता है, ठीक है। आगे देखिए, वर्किंग स्ट्रेस में आप बस इतना ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ऑब्जेक्टिव से इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। और लिमिट स्टेट में अपन देखते हैं, कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट में पॉइंट डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो होती है 0.45 FCK रहती है, स्टील में 0.7 FY रहती है, ठीक है। अब अभी देखिए FY जो है, FY में जो FOS है LSM में रिड्यूस कर दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू WSM। ऐसे ही FCK में जो FOS है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये इंक्रीज़ कर दिया WSM में। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस है। क्योंकि FY का रिड्यूस क्यों कर दिया, क्योंकि FY क्या है, मेरा स्टील है और स्टील जो होता है वो फैक्ट्री मेड आइटम है, ठीक है। और उसके बाद स्टील के बाद अब अगर मैं बात करूँ FCK क्या है, मेरा कंक्रीट है और कंक्रीट ऑन फील्ड बनता है। तो ऑन फील्ड पे क्वालिटी अश्योर होना बहुत टफ होता है एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्री मेड। तो इसलिए FY में तो रिड्यूस कर दिया FOS और FCK में बढ़ा दिया। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस की वजह से अपन ने ये किया हुआ है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं, आगे देखिए, जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है डायरेक्ट कंप्रेशन में 0.4 FCK रहती है, बेंडिंग कंप्रेशन में 0.45 FCK रहती है और फ्लेक्सुरल टेंशन में 0.7 रूट FCK रहती है। ये ES का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का। तो ये आप देख सकते हैं, तीनों मैंने लिख दिए हैं एक जगह, आप इसको याद रख लीजिएगा। मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितना होता है, ये PSC में और आ चुका है ये क्वेश्चन, PSC AE में आ चुका है। सिग्मा ST शुड बी ग्रेटर देन। अब यहाँ पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है ग्रेटर देन। यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ऐसे ऑप्शन में देंगे तो ग्रेटर देन आपको ही लगाना है। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है ये। इसका कितना होता है, FY/1.15 इंटू ES प्लस 0.002। ठीक है। अब ये देखिए, WSM में न्यूट्रल एक्सिस ऊपर रहती है और LSM में न्यूट्रल एक्सिस नीचे रहती है। क्यों? फैक्टर सेफ्टी, ये बिकॉज ऑफ हायर इन्फोर्समेंट एज़ कम्पेयर टू WSM। क्योंकि याद रखो, ये है मेरा सरिया, जहाँ पे होगा न्यूट्रल एक्सिस उसकी तरफ कंसंट्रेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये मेरा एक सेक्शन बना हुआ है
ये बी बाई डी इसका हैगा, डी इफेक्टिव डेप्ट है, डी कैपिटल डेप्ट, कैपिटल डी मेरा ओवरऑल डेप्ट है, ये ए एस टी मेरा सरिये है यहाँ पे। तो ये जो मेरा ग्राफ, ये मेरा स्ट्रेन डायग्राम है, लीनियर रहता है स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम लीनियर नहीं रहता, इसमें याद रखो। कितना है ये, सबसे टॉप पोस्ट पे है 0.0035, ये कुछ डिस्टेंस पे 0.002 रहती है। ऊपर का डिस्टेंस जो रहेगा 3/4 रहेगा, वो 3/7, नीचे का 4/7। एक्स यू मेरा ये न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है। 0.45 सी के है C1 C2, और जो सी लगेगा मेरा जो नेट कंप्रेशन फोर्स 0.36 FC के B इंटू एक्स यू रहेगा, और टेंशन में रहेगा 0.87 F/D इंटू AST, और ये लेबर आर्म है D-0.42। आप बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा। और सिंगली रिइंफोर्स के लिए ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 0.36 FC के B इंटू एक्स यू D-0.42 इंटू एक्स यू। और ऐसे ही अगर FC के दिया तो ये लगाओगे, अगर FY दिया तो ये लगाओगे। याद रखना है ये फॉर्मूला अंडर रिइंफोर्स सेक्शन के लिए। और बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होता है, ये तो आपको याद ही रखना है, आपको पेपर में ये 0.148, 0.138 और 0.33। 148 250 के लिए, 138 415 के लिए, 133 FE 515 के लिए, FE 500 के लिए। LSM में ये है, आपको ये याद रखने हैं तीनों, ये तीनों, ठीक है, पेपर में आएंगे। अब ये LSM में 0.148 आ रहा है, 0.138, 0.133, और WSM में 0.17, 0.131, 0.115 रहता है, जो कि देखो आप ऊपर टॉप पे देख भी सकते हो इसको, जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे ये इसको, तो ये आपका सॉल्व होने का कितना आएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटू सिग्मा CBC इंटू BD²। FCK की जगह सिग्मा CBC आ जाएगा। यहाँ पे K फैक्टर है, K की वैल्यू 0.107, ये WSM के लिए हैगी, ये LSM के लिए हैगी, ठीक है। अब XU लिमिटेड बाई D, ये कितना होता है 700 अपॉन, ये FY पे डिपेंडेंट है। जैसे सिमिलर वाइज, जैसे यहाँ ये डिपेंडेंट किस पे था, ये ऊपर सिग्मा ST पे, ऐसे ही यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है, ये FY पे। 0.53 रहता है XU/D का रेशो 250 के लिए, 0.48 रहता है 415 के लिए, 0.46 रहता है FE 500 के लिए। ये PSC में आ चुका क्वेश्चन है, और इसलिए याद रखिए। LSM में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू WSM हमेशा, ठीक है, याद रखना। और ये जो लिमिट्स हैं ये हैं बैलेंस सेक्शन के लिए। अब ये देखिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, दो टाइप के सेक्शन आएंगे मेरे, अंडर रेनफोर्स और ओवर रेनफोर्स। अंडर रेनफोर्स सेकेंडरी कंप्रेशन की वजह से फेलियर होगा ये, ठीक है, और ओवर रेनफोर्स प्राइमरी की वजह से होगा। अब ये कॉन्सेप्ट है, ये आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पेपर में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, आप इसको देख लेना, मैं इस पर जा नहीं रहा हूँ। अब आगे अपन आते हैं डबली रेनफोर्स पे। डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है, ये कब अपन प्रोवाइड करेंगे, दो कंडीशन में, जब साइज ऑफ बीम रिस्ट्रिक्टेड हो, साइज़ क्या BY और D, या नेगेटिव मोमेंट अगर हो जैसे कंटिन्यूस स्पान में, तब अपन डबली रेनफोर्स देंगे। ये दो कंडीशन रहेंगी, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, कौन कौन सी कंडीशन, 1 2 1 2 3 2 3 1 इस टाइप से, ठीक है। अब आगे इसको छोड़ दीजिए आप, एनालाइज ऑफ डबली रेनफोर्स बीम, ये भी आप छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब आ गया ये फ्लेंज सेक्शन पे। फ्लेंज सेक्शन में ये देखिए, T और L सेक्शन रहते हैं। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज रहती है L0 अपन, ये आइसोलेटेड T बीम में रहेगी, और आइसोलेटेड L बीम के लिए L0 की जगह 0.5 का मल्टीप्लाई करना है बस, बाकी पूरा सेम रहेगा आइसोलेटेड के लिए। और ये मेरी T बीम है आइसोलेटेड। अगर कंटिन्यूस बीम अगर होगी तो L0 की जगह 0.7 L इफेक्टिव रख देंगे इन दोनों फॉर्मूले में, ठीक है। और उसके बाद ये आइसोलेटेड हो गए। अगर कंटिन्यूस बीम है, कंटिन्यूस बीम के लिए यहाँ पे ये मेरा ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। T बीम के लिए, L बीम के लिए इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कर देना, इसका हाफ कर देना, और BW तो ये वाला रहता है, ये पूरा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, जब फ्लेंज कंप्रेशन में हो तो T बीम प्रोवाइड करते हैं, अगर फ्लेंज टेंशन में हो तो रेक्टेंगल करते हैं। तो ये हैगा, मैंने ग्राफ बनाया हुआ, ये देख सकते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपको। अब आगे आते हैं एनालिसिस ऑफ T बीम। T बीम के एनालिसिस में आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लेंज हो तो उसको रेक्टेंगल की तरह डिज़ाइन करते हैं, रेक्टेंगल बीम की तरह, ठीक है। ये चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है आपको इसमें। और दूसरी चीज़ याद रखनी है, YF, ये जो ये एरिया है ये वाला, ये इसको हटा दोगे तो ऊपर जो एरिया बचेगा YF टोटल DF में से, तो YF की वैल्यू 0.15 ये रहती है, ये याद रखनी है। बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ये छोड़ दीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। और ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि मेरा कंटिन्यूस बीम है, एंड स्पान, इंटरमीडिएट स्पान और एंड स्पान ये हैगा, तो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। और सिमिलर वाइज मेरा शेफुड डायग्राम ये वाला बनेगा।
तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में डेड लोड और लाइव लोड का ये फैक्टर दिए हुए हैं, तो आपको ये याद रखने हैं, पेपर में ये पूछे जाते हैं, तो आप ये फैक्टर याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को ऐड करके। ये हमेशा वर्किंग लोड पे ही कैलकुलेट किया जाता है। और लिमिट्स हैं, फाइनल डिफ्लेक्शन L/250 से ज़्यादा नहीं होगा, और जो कास्ट लेवल पे है वो L/350 या 20 विच एवर इज़ मिनिमम, ये अपन प्रोवाइड करेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ RC स्लैब और बीम इज़ लिमिटेड टू 0.4% ऑफ द स्पान। ठीक है, ये इसी को ये लिखा है मैथमेटिकल, ये लिखा है थ्योरेटिकल। 0.4 डिवाइड बाई 100 करोगे तो आपका L/250 आएगा। इसको लैंग्वेज में लिख दिया, ये पेपर में एक बार आ चुका है। और यील्ड लाइन जो थ्योरी है, अपर बाउंड मेथड है अंडर रेनफोर्स स्लैब के एनालिसिस के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो कर्व बीम रहती है वो शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्शन तीनों के लिए डिज़ाइन होती है। ये जो मैंने इसमें छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, उठा उठा के लिखे हुए हैं, तो आपको सब एक ही जगह मिल रही है। अब ये डिफ्लेक्शन की लिमिट है मेरी RCC के लिए, अगर प्री स्ट्रेस रहेगा तो L/300 रहेगा। ठीक है, 250, 350, 300, 3 लिमिट आ गई, आप भूलना नहीं। लिंटेल डिज़ाइन किया जाता है फॉर ब्रेकवर्क सपोर्टेड ओवर लिंटेल। ठीक है, अब बीम स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो कैंटिलीवर के लिए 7 रहता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 रहता है, कंटिन्यूस के लिए 26 रहता है। जब स्पान 10 मीटर से कम या लेस देन इक्वल टू है 10, अगर 10 मीटर से ज़्यादा है तो इसमें 10 अपॉन स्पान का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस के लिए, कैंटिलीवर के लिए एज इट इज़ रहेगा। शेयर स्ट्रेस अगला टॉपिक है। एट एवरी पॉइंट टाउ एच इज इक्वल टू टाउ वी। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस कहलाता है। अब इसमें देखिए, ये मेरा ग्राफ बनेगा, ये शेयर स्ट्रेस डायग्राम ये हैगा, ये ऊपर पैराबोला के नीचे यूनिफॉर्म न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। ठीक है, अब इसको ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है चीज़, ये जो है ये मेरा ग्राफ बना है ये वाला। ठीक है, मैं इसको इसी में समझाता हूँ। ये मेरा ग्राफ बना हुआ है, तो ये जो बना हुआ है ये डॉट 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 में ये एक्चुअल डायग्राम है टाउ। एक्चुअल डायग्राम किसका है? ये शेयर स्ट्रेस का। ठीक है, और ये जो रेड में ये बना हुआ है रेक्टेंगल, ये IS कोड ने एज्यूम कर लिया है। IS कोड ने क्या बोला है कि आप इसको एनालिसिस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उन्होंने रेक्टेंगल एज्यूम कर लिया। रेक्टेंगल क्यों किया? क्योंकि इन्होंने बोला कि हम इसको यहाँ पे ये बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे ये कम कर रहे हैं, तो ये जो कम हो रहा है और ये जो बढ़ रहा है ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए इसको रेक्टेंगल अपन मान सकते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया, ये एरिया रेक्टेंगल मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसको कंपनसेट करके, इसलिए पेपर में आएगा IS 45 इज रिकमेंडेड एवरेज शेयर स्ट्रेस मतलब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कंसिडर किया है, यूनिफॉर्म रहेगा रेक्टेंगल। पेपर में अगर आएगा तो आप इसको ऊपर पैराबोला नीचे यूनिफॉर्म मत लगाना, ओवरऑल यूनिफॉर्म रहेगा एज पर IS कोड। ठीक है, तो टाउ वी कितना होता है? S/BD। एस हो गया, BD क्या है? इसका एरिया आ जाएगा, ये B है, ये D है, सिंपल। ये कैलकुलेशन की वजह से आपने बता दिया। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे नॉर्मल टेंशन रहता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर नॉर्मल कंप्रेशन रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर नॉर्मल कंप्रेशन है, इसलिए कंक्रीट को प्रिंसिपल कंप्रेशन में सेफ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर, क्रिटिकल सेक्शन देख लो। अगर सपोर्ट रिएक्शन क्रिएटिंग कंप्रेशन इनटू एंड रीजन देन डी डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट, ये देख सकते हो, ये अगर मेरा क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, अगर इस सेक्शन में यहाँ पे देखो कंप्रेशन आ रहा है ये सपोर्ट की वजह से, तो डी डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट, उस केस में डी डिस्टेंस पे रहेगा क्रिटिकल सेक्शन शेयर फोर्स का। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस नेक्स्ट टॉपिक है। टाउ वी इक्वल टू V/BD होता है। टाउ वी इक्वल टू, ये फॉर्मूला देख लीजिए, टाउ सी मैक्सिमम होता है 0.02 √FC के। इट शुड बी रेजनेंट टाउ सी मैक्सिमम। डिपेंड से करता है कंक्रीट की ग्रेड पे। पेपर में क्वेश्चन आएगा जो टाउ सी मैक्सिमम होता है किस पे डिपेंड करता है, ये केवल याद रखना, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 M25 इन्हीं पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डायगोनल कंप्रेशन ये अगला है। टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी मैक्स, ये क्यों होता है? टू अवॉइड फेलियर ऑफ कंक्रीट ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन, ये ES में एक बार आ चुका है इसलिए मैंने लिख दिया है। वर्टिकल स्ट्रिप के लिए जो VOS होता है 0.87 F/ASB D/SB होता है। यहाँ पे जो VOS की वैल्यू होती है टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD रहती है। टाउ वी माइनस टाउ सी की जो इसके जो वैल्यू होती है 0.4 कंसिडर करते हैं। ठीक है, बेंट अप के लिए ये फॉर्मूला होता है, इंक्लाइंट के लिए रहता है। और मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट अपन क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू अवॉइड क्रैक
टू इंक्रीज डक्टिलिटी एंड टू अवॉइड सडन फेलियर। ये 3 कंडीशन है, तीनों आपको याद रखनी है ये, ठीक है। ये तीनों कंडीशन। एक और चौथी है कि टू अवॉइड रप्चर ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल और फेरियल। ये चारों कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो एस बी जो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट अपन प्रोवाइड करें तो उसकी स्पेसिंग का फॉर्मूला ये बनेगा। ये जो एफ वाई है, एफ वाई 250 415 होता है, 500 नहीं होता आई एस कोड के अकॉर्डिंग, याद रखना यहाँ पे, ये पेपर में आएगा, आप गलती करोगे, ठीक है। और मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है 0.75 डी रहती है वर्टिकल के लिए स्टीरअप के लिए, 1 डी रहती है इंक्लाइंड स्टीरअप के लिए। डेल मैक्सिमम 300 एम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एस मैक्सिमम 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं टू टेकन केयर ऑफ टाउ इन बीम। शेयर स्ट्रेस को टेक केयर करने के लिए अपन स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक ये है कि टॉर्शन। इक्विवेलेंट शेयर फोर्स का फॉर्मूला होता है वी यू प्लस 1.6 टी यू बाई बी। इक्विवेलेंट मोमेंट का होता है एम यू प्लस टी अपन 1.7 प्लस डी वाई बी। डिज़ाइन ऑफ शेयर एनफोर्स छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये लास्ट का टॉपिक ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है ये देख लीजिए। साइड रेनफोर्समेंट 0.1% होता है ओवरऑल एरिया का, इफेक्टिव एरिया नहीं है, बी इंटू कैपिटल डी है। और स्पेसिंग 300 से कम होती है, ये किसके लिए, टॉर्शन में, ठीक है। और डी 400 से 450 से ज़्यादा होता है जब टी नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब टी इक्वल टू जीरो हो, टी मतलब टॉर्शन जीरो हो, तो डी 750 से ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आके आज यहीं समाप्त करते हैं क्लास, बाकी मैं आपको आगे का कल पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।